आशिक मस्त जलाली। मेरी इजहारुल हक साहब से पहली मुलाकात 1994 में हुई। ये मिलिट्री अकाउंट्स में आला पोजीशन पर तैनात थे और मैं डेली पाकिस्तान में मैगजीन एडिटर था। मैंने उस जमाने में मुख्तलिफ अदीबों और शायरों के बारे में लिखना शुरू किया था। इजहार साहब ने ताज़ा कॉलम निगारी शुरू की थी। उनकी तहरीर में रवानी, अदब, चाशनी और जज्बात होते थे और मैं चंद ही दिनों में उनकी तहरीरों का नशई हो गया। उनसे राब्ता हुआ तो पता चला ये शायरी, तहरीर और अफसर तीनों से कई गुना बड़े इंसान हैं। इंतहाई आजिज, इंतहाई सादा, इंतहाई ईमानदार और इंतहाई मेहरबान। चुनाचे मैं उनका अकीदतमंद होता चला गया। वक्त गुजरता रहा और इस दौरान हमारी औकात भी बदलती रही। ये 22वें ग्रेड में पहुंचे और रिटायर हो गए, लेकिन इनकी कॉलम निगारी का सिलसिला चलता रहा। मैं भी जिंदगी में धक्के खाता हुआ कभी इधर कभी उधर लड़खड़ाता रहा और इस लड़खन में मेरा हाथ किसी वक्त उनके हाथ से निकल गया। हमारे दरमियान फासला आ गया। ये इस दौरान ऑस्ट्रेलिया भी चले गए, मगर इस दूरी के बावजूद मैं उनकी तहरीरें मुसलसल पढ़ता रहा और हर बार वाह वाह करने पर मजबूर भी हो जाता था। मुझे 2 माह कबल अचानक इजहार साहब याद आए। मैंने उनका नंबर तलाश किया और फिर बड़ी देर तक उनके साथ बातचीत होती रही। गुफ्तगू का महवर मेरा कंफ्यूजन था। मैं जिंदगी के तीसरे फेज में दाखिल हो गया हूँ। प्रोफेशन में जो कुछ करना था वो कर लिया। जिंदगी में जितनी तोपें और तीर चलाने थे चला लिए। बहन भाई अपनी जिंदगियों में मगन हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं और मैं अंधाधुंध काम करके थक चुका हूँ। लिहाजा मैं बाकी जिंदगी को रीडिजाइन करना चाहता हूँ। मैं इस सिलसिले में अपने सीनियर्स से राब्ते कर रहा हूँ। मैंने इजहार साहब को अपना प्लान बताया तो उनका जवाब था, आप ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने जवाब दिया, अरबी की एक कहावत है, आप जब भी मशवरा करें समझदार से ना करें, तजुर्बाकार से करें, और आप उस तजुर्बे से गुजर चुके हैं। उन्होंने कहकहा लगाया और कहा, चलो तुमने मुझे ये तो बता दिया मैं समझदार नहीं हूँ। और यूं मेरी उनसे रीयूनियन हो गई। मोहम्मद इजहारुल हक ने चंद दिन बाद अपनी ताज़ा किताब आशिक मस्त जलाली मुझे भिजवा दी। मैं किताबों और मुसन्निफों पर लिखने से परहेज करता हूँ। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह कम इल्मी है। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं किसी पढ़े लिखे शख्स पर लिख सकूं। दुनिया में 2 किस्म के मुसन्निफ होते हैं। एक वो जो अपना तारुफ खुद होते हैं, ये लोग ब्रांड होते हैं और इन्हें किसी दूसरे शख्स के तारुफी अल्फाज की जरूरत नहीं होती। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके बारे में अगर तमाम लिखारी मिलकर भी लिख दे तो भी वो मुसन्निफ और उनकी किताब नहीं बन पाती। मेरी बड़े लोगों पर लिखने की औकात नहीं थी और फजूल लोगों की खुशामद की हिम्मत नहीं थी, लिहाजा मैं परहेज करता रहा। इजहार साहब पहली सफ के शायर और कॉलम निगार हैं। ये ब्रांड हैं, इनका नाम ही काफी है और इनकी तारीफ मेरी औकात नहीं। लेकिन आशिक मस्त जलाली एक ऐसी किताब है जिसका जिक्र न करके मैं प्यासों के साथ ज्यादती करूंगा, लिहाजा मैं इस किताब के तस्करे पर मजबूर हो गया हूँ। ये किताब इजहार साहब की गैर सियासी तहरीरों का तीसरा मजमुआ है। पहला मजमुआ मेरी वफात के उन्वान से शाया हुआ था। मेरी वफात एक ऐसा कॉलम था जो अगर कहा जाए पूरी दुनिया में वायरल हुआ तो मुबालिगा न होगा। आपने अगर अब तक इनका ये कॉलम नहीं पढ़ा तो फिर आपने अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मेरी दरखास्त है आप फौरी तौर पर ये कॉलम पढ़ें। आशिक मस्त जलाली का पहला सेक्शन बच्चों पर है। इजहार साहब शायद पहले कॉलम निगार हैं जिन्होंने पोतों, पोतियों, नवासों और नवासियों पर लिखा और जमकर लिखा। एक साहब ने पूछा, इतनी भरपूर जिंदगी गुजारने के बाद रिटायर्ड जिंदगी तो बहुत बोर गुजर रही होगी। इजहार साहब ने बताया, असल लुत्फ तो जिंदगी के इसी हिस्से में है जब आपके इर्द गिर्द आपके बच्चों के बच्चे हों जो आपको भरपूर अहमियत देते हैं। इन कॉलमों का फीडबैक जबरदस्त था। दुनिया भर में फैले हुए नाने, दादे, नानियां, दादियां इन कॉलमों को पसंद करती हैं और इनका इंतजार करती हैं। इजहार साहब ने किसी जगह लिखा, एक नवाब ने अपने बचपन के एक बेतकल्लुफ दोस्त जो के गरीब किसान था पूछा कि बदबख्त तुम्हारी सेहत का राज आखिर क्या है? मैं बादाम और 4 मगज खाता हूँ, मुरब्बे और फल तनावुल करता हूँ। मुसफ़ा पानी मेरे लिए फुलां चश्मे से आता है, फिर भी सेहत है कि फुस फुस ही रहती है। और इधर तुम हो कि खट्टी लस्सी तुम्हें मुश्किल से मुयस्सर है मगर हट्टे कट्टे तनोमंद हो। किसान ने कहा कि नवाब साहब आप क्या खाते हैं? मट्टी और राख। मैं जब हल चलाकर घर आता हूँ मेरे पोते और नवासे मेरे ऊपर छलांगे लगाते हैं। कोई झूमता है तो कोई दाढ़ी खींचता है, फिर वो मुझे खींचकर दुकान पर ले जाते हैं जहाँ मैं उन्हें रेवड़ियाँ, बताशे, नुगदी और मखाने खरीद कर देता हूँ। उन्हें खाते देखता हूँ तो सेरों खून बढ़ता है। ये है सेहत का राज। आशिक मस्त जलाली में गांव की उस जिंदगी का भरपूर जिक्र भी है जिसे हम सब छोड़ चुके हैं। तनूर पर पकी हुई रोटियों का जिक्र है, बाजरे के मीठे आटे, मकई और ज्वार के मुरुंडे, देसी रंग बरंग खरबूजों, सत्तू, ऊंट की फलियों, ताज़ा धोए हुए दूध, लस्सी की चाटियों, पुदीने, सुर्ख मिर्च और लस्सी से बनी हुई चटनी, मट्टी की हांडियों, आम पिशावरी चप्पल पहनकर मीलों पैदल चलने, सरे शाम लालटेनों के शीशे साफ करने और सूत से बुने हुए रंगीन पायों वाले पलंगों का जिक्र है। लस्सी पर भी
ایک भरपूर कॉलम है। ये कॉलम पढ़कर किसी साहब ने अमेरिका से मेल की। मैं गाँव और माँ को याद कर रहा हूँ और रो रहा हूँ। इजहार साहब ने पिज्जा और बर्गर के खिलाफ भी कॉलम लिखे हैं जो इस किताब में मौजूद हैं। एक सेक्शन का उन्वान बड़े लोग हैं। इस सेक्शन में ईदी साहब और पाकिस्तान से जजाम को खत्म कर देने वाली अजीम खातून रुतफाओ का जिक्र है। इन दोनों हस्तियों की वफात पर हमारे हमवतनों को ये फिक्र लाक हो गई थी कि ये लोग जहन्नुम में जाएंगे या जन्नत में। इजहार साहब का जमशेद मार्कर और सूडान के आलिम और सियासतदान डॉक्टर हसनुल तुराबी पर लिखा हुआ कॉलम भी पूरा मकनातीस है। एक सेक्शन का उन्वान है हमारी जिंदगियां डिक्टेट ना कीजिए। ये सेक्शन उन हजरात के बारे में है जो कह रहे हैं खुदा का लफ्ज इस्तेमाल न करो। इजहार साहब ने उनकी मिन्नत की है, हमसे अब हमारा खुदा तो ना छीनो। सदियों पर मुहित उस इस्लामी लिटरेचर का क्या बनेगा जो फारसी, तुर्की और उर्दू में है और जिसमें खुदा का लफ्ज करोड़ों बार इस्तेमाल हुआ है। सखावत और कंजूसी पर लिखा है कि दुनिया में इंसानों की दो ही किस्में हैं, मेहमान नवाज और कंजूस। और वतन आशोब किताब का वो हिस्सा है जिसमें वतन के साथ होने वाले जुल्म और सितम पर मातम किया गया है। टोबा टेक सिंह के मोहम्मद इकबाल का जिक्र है जो नायब कासिद था। रिटायर होते वक्त उसने अपने अफसरों से कहा उसके बेटे को मुलाजिमत दी जाए ताकि क्वार्टर बेटे के नाम हो जाए और वो दर बदर होने से बच जाए। उसे रूल पोजीशन बताई गई। बेटे को मुलाजिमत उस सूरत में मिलती है जब बाप ड्यूटी के दौरान मर जाए। उस पर मोहम्मद इकबाल दफ्तर की छत पर गया और नीचे कूदकर खुदकुशी कर ली। यूं सरकार की शर्त पूरी हो गई। सिंगापुर की खातून अव्वल का जिक्र है जो अमेरिका के दौरे पर गई तो हाथ में $11 का बैग था जो सिंगापुर के एक स्कूल में जेर तालीम खुसूसी बच्चों के हाथ का बना हुआ था। एक गैर मुल्की का जिक्र है जो पाकिस्तान में घूम फिर कर किसी से पूछे बगैर खुद इस नतीजे पर पहुंचा, हुक्मरान करप्ट हैं, अफरादी कुव्वत की तरक्की पर तवज्जो सिफर है और आवाम सिविक सेंस से आरी हैं। कैसे, इसकी तफसील भी बताई गई है। इजहार साहब ने हुकूमत बरतानिया की खिदमत में अर्जदाश्त पेश की कि आप बरे सगीर में रेलवे का निजाम कायम करने वाले रॉबर्ट के पोते या परपोते को पाकिस्तान भेज दें ताकि उन 2500 रेलवे क्रॉसिंग्स का कुछ किया जा सके जिन पर आज फाटक है ना चौकीदार और जहां ट्रेनों के नीचे आकर सैकड़ों पाकिस्तानी मर रहे हैं। आशिक मस्जिद अली में उन लड़कियों का जिक्र भी है जो मगरबी मुल्कों में पलती और बड़ी होती हैं और उन्हें बादजां धोखे से वतन वापस लाया जाता है और जबरदस्ती नीम तालीम याफ्ता कजन्स के साथ बांधने की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। कुछ को तो मगरबी ममालिक के सिफारत खाने बचा लेते हैं और बाकी को इनकार करने के जुर्म में मौत के घाट उतार दिया जाता है। और किताब का एक सेक्शन मुल्क में लाइब्रेरियों के कहत पर मबनी है। मुल्क में बुक शॉप्स की तादाद दिन ब दिन क्यों घट रही है और किताबें खरीदने और पढ़ने का कल्चर क्यों नहीं है। इस हिस्से में क़ारीईन के मुताले के लिए कुछ किताबें भी तजवीज़ की गई हैं। आशिक मस्जिद अली बुक कॉर्नर जेहलम ने बहुत एहतमाम से शाया की है और इसे पढ़ने के बाद मुंह से सिर्फ एक ही फिक्रा निकलता है,